नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बड़ी आलोचना हो रही है। सोचिए, रवीश कुमार ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम सवालों से बचते हैं, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से बचते हैं और वो दो चीजों की आड़ लेते हैं, एक धर्म की और एक मंदिर की आड़ लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर है आज कि सोचिए किस तरह से टनल में जो लोग फंसे हुए हैं, सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दे रही, मीडिया से कुछ बताया नहीं जा रहा है। दिन भर मीडिया सरकार के तरफ से बैटिंग करता है और ऐसा लगता है कि ये देश मीडिया चला रहा है। जो आपको टीवी अखबार कहे, बेरोजगारी पर जो कहे वो मान लीजिए, नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक कहे वो मान लीजिए, टनल में जो लोग फंसे हुए हैं मोदी जी का करिश्मा वो मान लीजिए, वर्ल्ड कप पर, मतलब सरकार मीडिया चला रही है, अखबार टीवी चला रहा है, पता ही नहीं चलता है। किसी भी मुद्दे पर जब सरकार फंसती है तो वो अपना बयान नहीं देती है। रवीश कुमार ने कहा, सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री या तो मंदिर जाते हैं या फिर सेना से मिलते हैं, यही उनकी पॉलिसी है लोगों को भरमाने की। सवाल है कि कोई मंदिर 6 कैमरामैन लेके क्यों जाता है? इसका मतलब है कि सब कुछ मार्केटिंग है और धर्म के नाम पर वोट का इंतजाम किया जा रहा है। तो सोचिए, तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, लेकिन सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से आ रही है। सोचिए, 3 जनवरी को वोटों का वोटों की काउंटिंग होनी है। 7 तारीख को वोटिंग हुई थी, पहले नवंबर को, उसके बाद 17 को वोटिंग हुई है, फिर 25 को राजस्थान में वोटिंग हुई, अभी 30 तारीख को वोटिंग होगी तेलंगाना में, उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, काउंटिंग होगी। लेकिन सोचिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जो बैलेट पेपर आते हैं, जो पोस्टल बैलेट हैं, जो कागजों पर वोट आता है, जो दूसरे राज्यों में लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो पोस्टल बैलेट से वोट करते हैं, उनके वोटों की काउंटिंग हो रही है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी टनल पर कुछ नहीं बोलते हैं, किसी भी गंभीर मुद्दे पर वो नहीं बोलते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री दो ही काम करते हैं, या तो वो चुनाव प्रचार करते हैं या वो सत्ता अपोजिशन पर हमला करते हैं। ये 2 काम है। सत्ता को जवाब देना होता है, देश में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है सत्ता को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सोचिए, अच्छे के लिए तो मीडिया कॉन्फ्रेंस होता है, सरकार आके अपनी प्रतिक्रिया देती है, मार्केटिंग होती है, मीडिया ऑलरेडी अखबार उनके साथ है। लेकिन जो कुछ बुरा होता है उसके लिए सरकार मीडिया को लगा देती है और मीडिया, सोचिए, टनल में 41 लोग फंसे हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि अगर यही कोई अधिकारी और मंत्री का बेटा होता तो 2 दिन में निकल जाता। सवाल है कि वो मीडिया कहां चली जाती है जो प्रधानमंत्री का फोटो लगा के कह रही थी कि प्रधानमंत्री हैं तो सब संभव है। वर्ल्ड कप हार गया, वर्ल्ड कप जीत जाते तो प्रधानमंत्री ने जिताया। सवाल है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल। आखिर वो किसी भी मुद्दे पर जो फंसा हुआ मामला है उस पर राय क्यों नहीं रखते हैं? पिछले 10 सालों में ये बात सच है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियों में विपक्षी दलों पर हमला करते हैं, जबकि डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे जो बड़ा टूल है बीजेपी का, वो टूल है मीडिया, टीवी और अखबार। टीवी अखबार को सरकार के प्रवक्ता के तौर पे लगा दिया जाता है। टीवी अखबार हर चीज को जस्टिफाई करता है। नोटबंदी को किया, लॉकडाउन में लोग मरे उसको किया, कोरोना से लोग मरे उसको किया, नोटबंदी को, जीएसटी को मास्टर स्ट्रोक कहा। तो हर उस मुसीबत को मीडिया जस्टिफाई करता है और वो कहता है कि मोदी जी थे तो इतनी ही दुर्घटना हुई, इससे ज्यादा हो जाए। सोचिए, बीजेपी राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर देगी या 500 में चुनाव जीत जाएगी, तो जिन राज्यों में चुनाव जीत रखा उसमें क्यों नहीं देंगे साहब? आपकी तो केंद्र में भी सरकार है। तो ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और रवीश कुमार ने बड़ा सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री मोदी सेना की आड़ में छिप रहे हैं और मंदिर की आड़ में छिप रहे हैं। मतलब वो राष्ट्रवाद की राजनीति करके बचते हैं सारे सवालों से और राष्ट्र के मुद्दे पर ही वहीं वो मंदिर चले जाते हैं और मंदिर धर्म की राजनीति ने बीजेपी को बचा रखा है। सवाल है कि इस देश के लोगों को क्या चाहिए? आज किसी ने अच्छा लिखा है, 5 किलो राशन पर आपके बच्चों का, नस्लों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, देश की सीमा, सेना की नौकरियां खत्म हो रही है, अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है और आपको धर्म का अफीम दिया जा रहा है और 5 किलो राशन।
और सोचिए किस तरह के हालात हैं। यूपी के मेरठ में फिर से पेशाब कांड हुआ। पीड़ित फिर से एक बार शेड्यूल कास्ट का युवा था। आरोपी को गिरफ्तारी, फिर जमानत मिल जाती है। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती में लोग बैठे हुए हैं, उसका भी आंदोलन चल रहा है। तो ये बड़ा सवाल है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जिस तरह से सोचिए सोशल मीडिया न होता तो क्या होता, ये बड़ा सवाल है। और टीवी अखबार अपनी जिम्मेदारी से खत्म हो चुका है। और सवाल तो है कि जो प्रधानमंत्री इतना लच्छेदार भाषण देते हैं, जो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, एक तरफा कम्युनिकेशन है। एक तो प्रधानमंत्री से सवाल करने वाला कोई पत्रकार नहीं है, टीवी अखबार सब उनके चुंगल में है। सारे पत्रकार नमस्ते करके फोटो खिंचवाते हैं। सवाल नहीं पूछने वाला, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उसके बाद भी सारे मसलों पर कोई साहब कोई नहीं, जो मीठा मीठा गप और करवा करवा थू भी नहीं। तो ये सवाल है। और हर बार सेना का इस्तेमाल दीपावली में, होली में, ये सिर्फ राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश होती है। हर बार मंदिर का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल। तो भारत की जनता को तय करना है कि क्या इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर, इस देश की इकोनॉमी, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सीमा की सुरक्षा, क्या ये सब मंदिर में जाकर फोटो खिंचवाने से ठीक हो जाएगा? तो खैर, बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी गाय, गोबर, गौमूत्र और धर्म है। और ये उनकी राजनीति का एजेंडा है। सवाल है कि जो अपोजिशन के नेता है कांग्रेस, उनसे भी आप इससे अलग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की। बीजेपी थोड़ा कट्टर तरीके से धर्म का इस्तेमाल करती है, कांग्रेस थोड़ा नरम तरीके से धर्म का इस्तेमाल करती है। उसके एजेंडा पर भी स्कूल, अस्पताल, सेना, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई लिखाई होता तो आज बीजेपी को इतनी छूट न मिलती। जो पगडंडी, जो रास्ते कांग्रेस ने बनाए थे, बीजेपी उसी पर चल रही। चाहे इनकम टैक्स का इस्तेमाल दुरुपयोग हो, ईडी का दुरुपयोग हो, चाहे जाति को व्यवस्था बनाए रखनी हो, वर्ण को व्यवस्था बनाए रखनी हो, जातिवाद को बढ़ाना हो, धर्म के नाम पर राजनीति करना हो। राम मंदिर के ताले खोलने से लेकर राजीव गांधी ने इस देश में फैजाबाद से रैली शुरुआत की और धर्म का राम राज की परिकल्पना की। तो खैर, जो कांग्रेस ने रास्ता बताया, बीजेपी उसी पर चल रही है। लेकिन सबसे अच्छा बदलाव लग रहा है, अखिलेश यादव और स्टालिन ने बीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया चेन्नई में। तो बहुजन समाज के जो नेता है, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू, तेजस्वी यादव ने बड़ी हिम्मत दिखाई और कहा कि घंटा बजाने से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए रोजगार देना पड़ेगा। इस समय की सबसे मजबूत बयान कह रहा हूं। तो ये एक सबसे अच्छी साइनिंग है कि SC ST OBC के पत्रकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जब से लिखने पढ़ने लगे हैं, बहुजन समाज के नेता भी अब सोशल जस्टिस की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और वो धर्म की राजनीति से अलग हो रहा है। सोचिए, इस देश को धर्म की राजनीति में धकेलने वाला का अगर कोई प्लानिंग करने वाला तो उसका नाम है उस शख्स का PK, जो आजकल बिहार में रैलियां कर रहा है। उसी PK ने पूरे बीजेपी को धर्म के नाम पर राजनीति की और सारे पॉलिटिकल पार्टी को बताया कि धर्म के नाम पर आपको कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। उसने बीजेपी की पिच तैयार की और सारी पॉलिटिकल पार्टियां फंसी हुई थी। वो तो शुक्र है लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का, जिन्होंने जाति जनगणना कराकर उन्होंने एक नया रास्ता खोजा है। 65% रिजर्वेशन SC ST OBC का करके नया रास्ता बनाया और उस रास्ते पर बीजेपी फंस रही है। तो सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, भागीदारी, देश की इकोनॉमी, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई और सीमा की सुरक्षा और सेना की सैलरी, ये वो तमाम मुद्दे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये मुद्दे हैं जिस पर बहुजन समाज चुनाव लड़ रहा है। और 5 राज्यों में इसका आपको नतीजा भी देखने को मिलेगा कि गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी दलों को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और मिलीजुली सरकार बनेगी। तेलंगाना में RS परवीन का जलवा है और उनके जो रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म है, उस वजह से यूथ जो है उनके साथ जुड़ रहा है। और सोचिए, IITian जो स्टूडेंट है, जो महिला छात्रा है, वो वहां कैंडिडेट है। तो इस तरह से RS परवीन ने शानदार प्रयोग किया है तेलंगाना में। काश हम लोग के पास टीवी, अखबार और संसाधन होता तो हम तेलंगाना जाकर वो सारी कहानियां आप तक लाते। लेकिन 28 और 29 तारीख को 2 दिन हम लगातार तेलंगाना पर आपको एक एक कहानी बताएंगे कि RS परवीन ने किस तरह से चमत्कार, मिरेकल किया है। एक IPS अधिकारी के तौर पर शिक्षा विभाग में काम करते हुए कैसे सरकारी स्कूल को बदलकर तेलंगाना, आंध्रा को शानदार एजुकेशन पॉलिसी दिया और गरीब बच्चे शानदार वहां कर रहे हैं और इसी को चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए। तो जब तक बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC, किसान कम्युनिटी के लोग
पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक धर्म के नाम पर आपका वोट लिया जाता रहेगा और आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो क्या प्रधानमंत्री सेना और धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं? और क्या इससे SC ST OBC किसानों का भला होगा? क्या देश का भला होगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र में आप सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र को खत्म होने के लिए आप जिम्मेदार होंगे। इस मीडिया, टीवी, अखबार जाति की वजह से, मनुवाद की वजह से सवाल पूछना छोड़ चुका है, वो सरकार के साथ है। ये तभी सवाल पूछेंगे जब गैर बीजेपी, गैर RSS और गैर सवर्ण सरकार होगी। ये सवाल पूछना शुरू करेंगे जब यही PM कोई मायावती जी या नीतीश कुमार या अखिलेश यादव या हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन या स्टालिन हो जाए। तो स्टालिन ने शानदार काम किया। अखिलेश यादव ने जिस तरह से संविधान दिवस पर कानपुर में रैली की है, चंद्रशेखर आजाद ने आगरा में की है। BSP का तो USP है संविधान, BSP पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। BP सिंह की जिस तरह से मूर्ति लगी है और जिस तरह से जाति जनगणना और रिजर्वेशन की लड़ाई बिहार ने शुरू किया है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के नेता एकजुट हैं और 2023 के 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे जो 3 दिसंबर को आएंगे उसमें भी आपको मिरेकल दिखेगा और 2024 में बड़ा मिरेकल हो रहा है। SC ST OBC के नेता सब एक मंच पर होंगे और कांग्रेस और BJP को एक बड़े चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज जग रहा है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है। X हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।